प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार लाल किले की प्राचीर से जिस आत्मनिर्भरता का जिक्र करते हैं वो दिखाने के लिए इस समय इंडिया टीवी डीआरडीओ चीफ के साथ हैं और हम आपको बताएंगे कि अब आत्मनिर्भरता ही नहीं बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड के इस मोटो के साथ डीआरडीओ हर दिन आगे बढ़ रहा है। सर, इंडिया टीवी से बात करने के लिए नमस्कार मनीष जी। सर नमस्ते सर। सर, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि देश और ख़ासतौर पे जो एयर पावर है उसे इंक्रीज़ करने का जिम्मा एक तरीके से डीआरडीओ के पास है। मिग 21 फेज़ आउट हो, उसके अलावा मिग 29 का अपग्रेडेशन या फिर मिग 29 की जगह आने वाले एयरक्राफ्ट्स। तो ऐसे में डीआरडीओ के तेजस मार्क वन अल्फ़ा और एम का इसकी क्या स्थिति है, और प्रधानमंत्री ने खुद फ्लाई किया था उसमें, तो अभी सिचुएशन के हिसाब से कब तक भारतीय वायुसेना को और मिलेंगे? तो तेजस जो LCA मार्क 1 है उनके 40 एयरक्राफ्ट इंडक्ट हो चुके हैं। LCA मार्क 1 अल्फा जो कह रहे हैं उसका 83 का ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट कर रहा है HAL, और 97 का ऑर्डर अभी MOD HAL पे जस्ट अबाउट 3-4 मंथ्स बैक ऑर्डर प्लेस किया है। तो ये 97 प्लस 83 एयरक्राफ्ट सर्विसेज के पास 27 तक इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट हो जाने चाहिए। उसके बाद LCA मार्क 2 का इंडक्शन शुरू होगा। 2028 से LCA मार्क 2 एयरफोर्स में इंडक्ट होगा। उसके बाद अगला जो ये इंडक्शन 2031-2032 तक ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद जो हम लोग फिफ्थ जनरेशन फाइटर और 5+ जनरेशन फाइटर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA, उसका डेवलपमेंट 2034 तक ख़त्म हो जाना चाहिए और फिर उसका इंडक्शन 2035 से शुरू होगा। AMCA ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा और दुनिया के जो एडवांस फाइटर्स हैं उनमें से एक होगा। ये भारतीय वायुसेना को और कितना कैपेबल करेगा, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है और प्रधानमंत्री इसका जिक्र करते आए हैं? तो ये भारतीय वायुसेना को वन ऑफ द टॉप एयरफोर्स में कन्वर्ट करेगा। अगर आप देखेंगे आज स्टेल्थ एयरक्राफ्ट US के पास है, रशिया के पास है और चाइना के पास है, और यही एयरक्राफ्ट US ने अपने नेटो एलाइज को भी दिए हैं। उसके बाद इंडिया के पास ही ये ऐसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे डिटेक्शन कैपेबिलिटी बढ़ती जा रही है, आपके प्लेटफॉर्म्स को सर्वाइव करना है तो उनमें स्टेल्थ फीचर्स बहुत ज़रूरी होगा। और इंडिया एक ऐसा देश होगा 2034 के बाद जहां अपने पास स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। सर, ये क्योंकि डिटेक्शन कैपेबिलिटी इंक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में जब हम दिव्यास्त्र की बात करते हैं या बाकी जो मिसाइल्स हैं, मैं जानता हूँ बहुत स्ट्रेटेजिक है, जितना आप बता सकते हैं उसके हिसाब से अगर बताएं तो देश के जो लोग आपको सुन रहे हैं वो समझ सकें कि ये मल्टीपल टारगेट्स को कैसे देख सकता है, समझ सकता है, या जो आप बताना चाहें इस पर। देखिए, स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम्स के बारे में तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, बट रिसेंटली हम लोगों ने MIRV का टेस्ट किया है। उससे देश की क्षमता स्ट्रेटेजिक डिटरेंस में काफ़ी बढ़ी है। इससे ज़्यादा मैं कह नहीं पाऊँगा बिकॉज ये स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम है, बट मिसाइल्स के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हमारी क्षमता बहुत अच्छी है। आज की तारीख में हमारी कैपेबिलिटी ऐसे है कि हम कोई भी टाइप का मिसाइल 3 या 4 साल में बना सकते हैं। तो एयर टू एयर मिसाइल हो, एयर टू ग्राउंड मिसाइल हो, सरफेस टू एयर मिसाइल हो, या और कोई भी मिसाइल लीजिए, जैसे एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हो। क्षमता कंट्री में बहुत अच्छी है, DRDO में भी और इंडस्ट्री में भी। तो मैं कह सकता हूं कि हम लोग पूरी तरह आत्मनिर्भर मिसाइल टेक्नोलॉजी में बन गए हैं। आगे हमारा अभी काम चल रहा है हाइपरसोनिक मिसाइल डेवलपमेंट में। हम लोग काम कर रहे हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल एज वेल एज हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल पे। हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल हमारी उम्मीद है कि अगले 3-4 साल में ये डेवलपमेंट कंप्लीट होगा और इसको सर्विसेज में इंडक्ट किया जाएगा। क्रूज मिसाइल को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जिसकी रिक्वायरमेंट है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपनी
कंबशन पाने के लिए, उस डेवलपमेंट, ये बहुत ही चैलेंजिंग टेक्नोलॉजी है। तो मेरे ख्याल से बाय 2030-2031 हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का डेवलपमेंट भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। सर, एंटी एयरफील्ड की बात कर रहे हैं या फिर एंटी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, ये कैपेबिलिटी कैसे और इन्हेंस होती है? क्या और इसमें अपग्रेडेशन की बात की जा रही है, चाहे 100 हो या फिर एसैट हो? देखिए, एसैट हम लोगों ने एक टेस्ट 2019 में किया था, वो डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट था। उससे हमने प्रूव किया कि हमारे पास ये कैपेबिलिटी है। इससे ज़्यादा मैं कुछ और कह नहीं सकता एसैट के बारे में। एंटी एयरफील्ड कैपेबिलिटी पे हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग एक वेपन 100 डेवलप कर रहे हैं जो एयर लॉन्च मिसाइल होगा, और ये इसका डेवलपमेंट मोरलेस फाइनल स्टेजेस में है। अगले 2 साल में इसका इंडक्शन लाइकली है। सर, भारतीय नौसेना को सशक्त करने की क्या प्लानिंग है आपकी, क्या तैयारी है, खासतौर पे तब जब चैलेंजेस एडवर्सरीज की तरफ से बहुत मॉडर्न वॉरफेयर के हैं, उसके अलावा सबमरीन्स के हैं, और ये अलग अलग तरीके से, चाहे वरुणास्त्र की बात कर लें आप या अपनी जो वेपन सिस्टम है, तो कैसे और इसे इक्विप्ड कर रहे हैं आप? तो टॉर्पीडोज जो बहुत ही क्रूशल वेपन है आपको सबमरीन को डिफीट करने के लिए, उस पर बहुत ज़ोरों से काम हो रहा है। हम लोग एक एडवांस लाइट वेट टॉर्पीडो भी बना रहे हैं जो हेलीकॉप्टर या शिप से लॉन्च किया जा सकता है फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। हम लोग एक हैवी वेट टॉर्पीडो पे भी काम कर रहे हैं जो सबमरीन से भी लॉन्च किया जा सकता है। वरुणास्त्र तो आपने, ये शिप लॉन्च टॉर्पीडो है जो एंटी सबमरीन के लिए काम किया जा सकता है। तो टॉर्पीडो पे बहुत काम हो रहा है। फिर सबमरीन का डिटेक्शन जो सोनार से किया जाता है, उस पे भी बहुत काम हो रहा है। ये सोनार शिप्स में लगते हैं, सबमरीन्स में लगते हैं। ये सोनार सूट डेवलपमेंट हम लोग बहुत ज़ोरों से कर रहे हैं, और इसकी ज़रूरत बहुत बढ़ने वाली है, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारे नॉर्दर्न नेबर के पास सबमरीन फ्लीट बहुत बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे वो लोग इंडियन ओशन और अरेबियन सी में आएंगे और बे ऑफ बंगाल में आएंगे, तो ये डिटेक्शन कैपेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी। तो सबमरीन सोनार सिस्टम, सबमरीन के टॉर्पीडो सिस्टम, शिप बेस्ड सोनार, शिप बेस्ड टॉर्पीडो सिस्टम, और नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड डिटेक्शन सिस्टम्स पे भी बहुत जोरों से काम हो रहा है फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर। हम लोग नेवी के लिए एक हाई एंड्योरेंस ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल पे भी काम कर रहे हैं, जिससे भी ISR कैपेबिलिटी नेवी की काफ़ी बढ़ेगी। फिर हम लोग नेवी के लिए एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट पे भी काम कर रहे हैं। जो भी सबमरीन अभी आगे बनेगी उस पे एक इंटीग्रेटेड कॉम्बैट सूट भी इंडिजिनस होगा। तो नेवी के लिए हमारा प्रयास नए नए सिस्टम्स डेवलप करने का जारी है, और अमॉन्ग ऑल द 3 सर्विसेज नेवी के पास इंडिजिनस सेंसर्स और वेपन्स सबसे ज़्यादा है। और आपको पता ही है पूरे प्लेटफॉर्म्स भी इंडिया में ही बनते हैं नेवी के। AIP गेम चेंजर होगा या फिर डीजल, हाँ, वो प्रपल्शन की जो बात तो हो रही है? AIP भी एक हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम है नेवी के लिए। ये जो स्कॉर्पियन सबमरीन्स हैं, जब वो रीफिट के लिए आएंगी, उनको काट कर इंडिजिनस AIP लगाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जो हमारे कन्वेंशनल सबमरीन्स, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स हैं, वो सबमर्ज्ड ज़्यादा टाइम के लिए रह सकते हैं अंडर वाटर, तो उनका डिटेक्शन डिफिकल्ट होगा एनिमी के लिए। मतलब साधारण शब्दों में कि एक लंबा टाइम मिल जाएगा उनको अंडर वाटर रहने हाँ, का। नहीं तो कन्वेंशनल डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स को एवरी 2 days सब सरफेस पे आके डीजल इंजन शुरू करके अपने बैटरीज को रिचार्ज करना पड़ता है, तो उसको इनडिस्क्रिशन रेट बोलते हैं। उससे फिर सैटेलाइट से डिटेक्ट करना इजी हो जाता है। अगर आपके पास AIP है तो उनको ये सरफेस पे आके चार्जिंग करने की जरूरत नहीं है। AIP से पावर, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और वो बैटरी को अंडर वाटर ही चार्ज कर सकती है। सर, नौसेना के बाद भारतीय सेना, क्योंकि इस समय चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल
या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या हिंटरलैंड में ही, वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत इस समय बख्तरबंद गाड़ियों की है या फिर एम्फीबियस टेरेन की में चलने वाली गाड़ियों की? उसके लिए क्या वैप आपका गेम चेंजर होगा? हाँ, वैप क्या कैपेबिलिटी है उसकी? वैप एक गेम चेंजर व्हीकल है। ये बहुत ही अच्छी व्हीकल है जिसके बहुत से रोल्स हैं। उसको कॉन्फ़िगर किया जा सकता है जो भी रोल प्ले करना है। ये हम लोगों ने हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ बनाई है, टाटास के साथ बनाई है। तो ये व्हीकल बहुत अच्छी है एंड इट कैन सर्व एनी रोल विच द आर्मी नीड्स फॉर अ व्हील्ड प्लेटफॉर्म। मतलब ये आसानी से एम्फीबियस ऑपरेशंस में भी जा सकता है, एफआईसीबी का भी काम कर सकता है, सीबीआर एफआईसीवी थोड़ा अलग रोल है, तो एफआईसीवी पे भी डीआरडीओ में काम हो रहा है। ये अभी हम लोग एफआईसीवी भारत फौज और टाटास के साथ पार्टनर करके बना रहे हैं। ये अगले 2-3 साल में रेडी हो जाएगी। फिर आपने लाइट टैंक के बारे में सुना होगा। आपने कहा कि एलएसी पे फाइट करना है तो ये हाई एल्टीट्यूड पे जो टैंक परफॉर्म कर सकती है, तो वो उसका डेवलपमेंट हम लोगों ने एलएनटी के साथ शुरू किया है। पहले हमने फर्स्ट प्रोटोटाइप डेवलप किया है, वो अभी डेवलपमेंट ट्रायल्स चल रहे हैं उसके हजीरा में। तो इसका नाम हम लोगों ने जोरावर रखा है। और ये टैंक भी एक गेम चेंजर होगा क्योंकि ये 25 टन से लाइटर है। इससे उसका ट्रांसपोर्ट टू हाई एल्टीट्यूड बिकम्स ईजियर और उसमें बहुत अच्छी क्षमता है। 105 mm गन है और पूरे सिस्टम्स हम लोग इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले प्रोटोटाइप में का गन भी बाहर से आई है, बट जब प्रोडक्शन तक हम लोग सब सिस्टम्स क्रिटिकल सिस्टम्स इंडिजिनस बनाएंगे इस टैंक का। जब वो देखते हैं कि चाइनीज की मोटराइज्ड डिवीजन है या फिर उनकी जो एफआईसीबी या उनके जो टैंक्स हैं वो मतलब सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स लगी हुई हैं उनकी, तो वो उसको काउंटर करने के लिए जोरावर एक ऑन ग्राउंड हाई ऑल्टीट्यूड में गेम चेंजर होगा। सही, आपने सही कहा। तो जोरावर की कैपेबिलिटी फॉर फाइटिंग एट हाई एल्टीट्यूड विल गिव आवर आर्मी दैट एक्स्ट्रा कैपेबिलिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड। सर, जब भी बात होती है तो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स की या फिर मैन पैक्ड ऐसी मिसाइल्स जो कि इजीली पोर्टेबल हो, क्योंकि एडवर्सरीज बहुत ही ज़्यादा निटोरियस है, मूवमेंट काफ़ी कर रहा है, तो इस चैलेंज से निपटने के लिए हम कौन सी ऐसी मिसाइल्स तैयार कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो एटैग है वो कैसे इसे और कॉम्प्लीमेंट करेगा जो रेंज इंक्रीज करते हुए, यानी मैनपैक से लेकर एटैक तक का ये जो है वो कैसे और इक्विप्ड कर रहे हैं सेना को? देखिए, नाग का इंडक्शन शुरू हो गया है। ये नाग एक फोर्थ जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। उसका रेंज अबाउट 4 किलोमीटर्स है। अभी नाग मार्क 2 पे काम हो रहा है और वो भी जल्द काम खत्म होगा और उसके डेवलपमेंट ट्रायल्स शुरू होंगे। तो नाग मार्क 2 का रेंज नाग से बेहतर है। तो नाग मार्क 2 इंडक्शन से भी आर्मी की कैपेबिलिटी बनेगी। हम लोगों ने एक मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी डेवलपमेंट अभी मोर और लेस खत्म हो गया है और उसका अभी AON एक्सपेक्टेड है आर्मी से। फिर AON आने के बाद फॉर्मल यूजर ट्रायल्स होके MPATGM भी इंडक्ट हो जाएगा। फिर हम लोगों ने एक हेलिना बनाया है जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च कर सकते हैं। उसका इंडक्शन भी अभी 1-2 साल में शुरू होगा, उसका प्रोडक्शन भी शुरू होगा क्विक। फिर एटैक्स जिसके बारे में आपने कहा, ये वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रेंज आर्टिलरी गन है। तो इसका रेंज मोर देन 40 किलोमीटर्स है और ये रिसेंट वॉर्स में भी देखा गया कि आर्टिलरी प्लेज अ मेजर रोल। तो एटैक्स, ये गन हम लोगों ने हाई एल्टीट्यूड तक भी उसका ट्रांसपोर्टेशन देखा है एंड इट कैन बी टेकन टू एनी हाई एल्टीट्यूड रीजन विद इन द कंट्री। तो एटैक्स भी हमारे आर्मी को काफ़ी क्षमता देगा टू टेक ऑन आवर एनिमी। सर, और जो फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम है जो देश को और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा रहे हैं वो कौन कौन से हैं जिसके बारे में आप बता सकते हैं? खासतौर पे तब क्योंकि इस समय वॉर का सिनेरियो चेंज हो गया है और पहले काइनेटिक ऑपरेशंस होते थे, आमने सामने की लड़ाई है, इस बार साइबर से लेकर स्पेस तक
हर जगह चुनौतियां हैं। तो साइबर और स्पेस डोमेन आपने सही कहा, फ्यूचर वॉरफेयर में बहुत क्रिटिकल होगा। तो ये दोनों क्षेत्र में हम लोग डीआरडीओ अभी बहुत ज़ोरों से काम कर रहा है। बट जैसे आप भी जानते हैं, इन एरियाज़ के बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। बट जो फ्यूचरिस्टिक सिस्टम, दूसरे फ्यूचरिस्टिक सिस्टम जिस पे डीआरडीओ में बहुत ज़ोरों से काम हो रहा है, वो है डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, बोथ लेजर बेस्ड एज वेल एज हाई पावर माइक्रोवेव बेस्ड। ये एंटी ड्रोन, एंटी एयरक्राफ्ट, ये सब चीज़ों में काम होगा। ये सब चीज़ों में इसका यूजफुलनेस रहेगा और कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस बहुत कम हो जाते हैं। आप जानते हैं मिसाइल कॉस्ट या आर्टिलरी कॉस्ट, जैसे अगर सस्टेन वॉर करना है तो देश को काफ़ी खर्चा लगेगा। बट ये डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स का एडवांटेज है कि इनिशियल कॉस्ट थोड़ा हाई रहता है, बट ऑपरेशन कॉस्ट इज वेरी लो। तो फ्यूचर वॉरफेयर में ये बहुत काम के वेपन सिस्टम्स होंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन, जो फ्यूचर गन सिस्टम होगा। इंस्टेड ऑफ प्रोपेलेंट्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूज कर सकते हैं टू प्रोपेल योर प्रोजेक्टाइल। सर, जब आप फ्यूचरिस्टिक की बात कर रहे हैं तो अभी रेफरेंस ऑफ इजराइल और का जो अभी वहाँ पे हुआ, इजराइल और ईरान या फिर गाजा के बीच में, आयरन डोम की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। हम कैसे बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम या फेज 2 अभी थोड़े दिनों पहले हमने इसका किया, तो ये सिमिलरली क्या हम उसी तरह से इसे आगे ले जा रहे हैं? क्या आयरन डोम की तर्ज पर डीआरडीओ पूरी तरीके से तैयार है अपना एक सेटअप, आयरन डोम सेटअप करने के लिए? मैं कह सकता हूं कि इस पे बहुत जोरों से काम हो रहा है। कैपेबिलिटीज भी, फेज 1 प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया है। फेज 2 में हम लोग लॉन्गर रेंज ऑफ मिसाइल्स का इंटरसेप्शन, जो रीसेंट टेस्ट आप कह रहे थे, उसमें हम लोगों ने विद इन द एटमॉस्फेयर, एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन का भी ये टेस्ट किया था रिसेंटली, जो सक्सेसफुल रहा। तो प्रिटी सून मैं कह सकता हूं कि ये क्षमता भी देश में होगी। तो ये बिल्कुल आयरन डोम की तरह ही होगा। हाँ। जैसे तो आयरन डोम का एक तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, फिर एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे S-400 है, वैसे टाइप के सिस्टम पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, LRSAM। तो दोनों, जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस होगा, जो कन्वेंशनल मिसाइल्स का भी डिफेंस करना पड़ता है, उसके लिए जो S-400 इक्विवेलेंट सिस्टम्स पे भी काम हो रहा है देश में। सर, जैसे आपने LRSAM का जिक्र किया, QRSAM, LRSAM, ये सब एंटी एयर डिफेंस, एयर डिफेंस के लिए काम हो रहा है। ये एयर डिफेंस और मिसाइल डिफेंस में भी काम आते हैं। सर, पीएम बार बार जिक्र मेक फॉर वर्ल्ड का कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट हैं, लेकिन मेक फॉर वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट कई कंट्रीज ने दिखाया है, क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको हम अब तैयार हैं एक्सपोर्ट करने के लिए या ऑलरेडी इन प्रोसेस हैं? देखिए, आजकल बहुत इंटरेस्ट आ रहा है हमारे सारे सिस्टम्स पे। काफ़ी देशों से हमको वार्तालाप चल रहे हैं, उनके साथ डिस्कशन चल रहे हैं। आकाश NG एक सिस्टम है जहाँ काफ़ी इंटरेस्ट है। पिनाका सिस्टम है जहाँ बहुत देशों से इंटरेस्ट आ रहा है, इंक्लूडिंग यूरोप। फिर ATAGS हैं, उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। हम ब्रह्मोस तो आप जानते ही हैं, जो जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशिया, हम लोगों ने फिलीपींस में ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया है। बाकी देशों से भी काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है। हमारे सोनार्स हैं, हमारे रेडार्स हैं, वहाँ भी काफ़ी देशों से हम लोग को इंटरेस्ट आ रहा है। तो काफ़ी DRDO के सिस्टम्स हैं जो अगले 3-4 साल में एक्सपोर्ट होंगे। तो जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेक फॉर द वर्ल्ड, मेरा मानना है कि अगले 5 साल में ये प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है वो रियलाइज हो जाएगा। सर, पिनाका का जिक्र आपने किया, क्योंकि पिनाका एक उसे अपग्रेडेशन के साथ लेकर आ रहे हैं, उसके अलग अलग और वेरिएंट हैं। कितना इम्पॉर्टेंट और गेम चेंजर के तौर पर है, क्योंकि चाहे अलग अलग बॉर्डर्स हों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, या फिर LC पर,
हर जगह उसका डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजिक डिप्लॉयमेंट है। मैं डिप्लॉयमेंट का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा कि कितना इंपॉर्टेंट और गेम चेंजर के तौर पर इस पिनाका को देखा जा रहा है। पिनाका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वेपन सिस्टम है बिकॉज उसका कॉस्ट भी कम है। आप मिसाइल यूज़ करोगे तो कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, बट पिनाका का एक्यूरेसी भी अच्छा है, तो इट्स ए एरिया डिनायल वेपन। तो अभी जो हमारे पास 37 किलोमीटर्स का पिनाका है, बट उसके रेंज अभी हम लोग जो काम कर रहे हैं उसे एनहांस रेंज पे काम कर रहे हैं। फिर हम लोग एक गाइडेड पिनाका पे भी काम कर रहे हैं जिससे नंबर ऑफ रॉकेट्स आपको कम फायर करना पड़ेंगे। फिर हम लोग much longer ranges than what is available today. I will not be able to say the range का क्या होगा, but ये वो पिनाका सिस्टम्स पे भी काम शुरू हुआ है। सर, जब मल्टीपल टारगेट्स को इंगेज करने की बात होती है तो ऐसे में सिस्टम अपग्रेडेशन बहुत रिक्वायर्ड होता है, या फिर जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें हमने देखा अभी, चाहे रशिया यूक्रेन हो या फिर इसराइल गजा या फिर ईरान या फिर बाकी कंट्रीज़ का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ऐसे में हमारे लिए कितनी हम प्रिपेयर्ड हैं ऐसे थ्रेट्स को निपटने के लिए? हम लोगों ने लास्ट फ्यू इयर्स में काफ़ी अच्छा काम हुआ है देश में। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग अभी हमारी कैपेबिलिटी टू डिफेंड अगेंस्ट दीज असिमेट्रिक थ्रेट्स बहुत अच्छी है। एंटी ड्रोन सिस्टम पे काम हुआ है, हमारे रडार्स कैन नाउ डिटेक्ट एनी ऑब्जेक्ट कमिंग इनटू आवर एयर स्पेस। तो कैपेबिलिटीज तो बहुत अच्छी है। सर, आपने रडार का जिक्र किया, मैं स्वाति रडार से जो आने वाले टाइम के और आधुनिक रडार हैं उसका जिक्र जरूर करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि कहाँ से फायर हो रहा है, अगर पाकिस्तान की तरफ से फायर हो रहा है या फिर अगर कोई और एडवर्सरी है उधर से फायर हो रहा है, तो उसे लोकेट करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन स्वाति ने पूरा का पूरा गेम चेंज कर दिया। अब ऐसे में स्वाति रडार से होते हुए आगे तक के रडार, वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे और आने वाले टाइम पे क्या देखने को मिलेगा, कैसे और आत्मनिर्भरता इसकी तरफ दिखेगी? रडार टेक्नोलॉजी में जैसे मैंने कहा, देश में डीआरडीओ और काफ़ी प्राइवेट कंपनीज भी और भी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारों के पास बहुत अच्छी क्षमता है। आज हम लोग देश में कोई भी टाइप का रडार बना सकते हैं। अगर जो भी रिक्वायरमेंट हमारे सर्विसेज के हैं, जो अगर एयरबॉर्न रडार हो, शिप बेस्ड रडार हो या ग्राउंड बेस्ड रडार हो, हम लोग मीट कर सकते हैं। रडार्स जो वेरी लॉन्ग रेंज में देखते हैं, जो स्पेस भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, सैटेलाइट मूवमेंट ऑब्जर्व कर सकते हैं, टू रडार्स विच कैन ट्रैक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स फ्लाइंग एट वेरी लो एल्टीट्यूड्स, ये सारी क्षमता देश में है। इसीलिए आई एम फुल्ली कॉन्फिडेंट कि हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी जो भी असिमेट्रिक थ्रेट जो भी हमारे नेबर से आ सकता है उसको हैंडल कर सकती है। सर, अनकन्वेंशनल वॉरफेयर की तरफ भी इस समय देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में चूंकि जब भी इसका जिक्र होता है तो डीआरडीओ का जिक्र होता है, साथ में आपके जो इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं उनका भी जिक्र होता है। तो इसको टैकल करने की क्या तैयारी है? और ख़ासतौर पे तब जब अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का जिक्र होता है तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा यंग साइंटिस्ट की बात करते आए हैं, यंग साइंटिस्ट लैब की बात करते आए हैं। इसके बारे में थोड़ा लोगों को बताएं ताकि पता लगे उनको कि हो क्या रहा है या फिर कैसे देश आगे बढ़ रहा है। तो प्रधानमंत्री के कहने पर डीआरडीओ ने 5 यंग साइंटिस्ट लैब्स 2019 में शुरू किए। ये सब यंग साइंटिस्ट लैब्स फ्रंटियर एरियाज पे काम कर रहे हैं और ये असिमेट्रिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो ये 5 लेबोरेटरीज ऐसे हैं जहाँ इंक्लूडिंग द डायरेक्टर ऑल साइंटिस्ट आर बिलो द एज ऑफ 35। और ये 5 साल में हमने देखा है कि ऐसे लैब्स में बहुत अच्छा काम हो रहा है, क्योंकि उनकी कोहेसिवनेस बहुत अच्छी है और उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, जो नॉर्मली जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपका नॉलेज तो बढ़ता है बट रिस्क टेकिंग एबिलिटी, इनोवेशन एबिलिटी कम होती है। तो ये हम लोगों ने देखा है कि इस 5 साल में कि दे आर एक्टिंग लाइक स्टार्टअप्स
विद इन द DRDO इकोसिस्टम। तो ये बहुत अच्छा डेवलपमेंट हुआ है और ये लैब्स बोथ डिफेंसिव एज वेल एज ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज बिल्ड कर रही हैं। कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जो शेयर कर सकें जो कि देश हित में है और तो वैरायटी ऑफ ड्रोन्स जो रिक्वायर्ड है फॉर असिमेट्रिक वॉरफेयर, दीज ड्रोन्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू फॉर एंटी ड्रोन ऑपरेशन। कामकाजी भी है इसमें, कामकाजी ड्रोन्स, स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स, ऐसे जो यूजिंग AI टूल्स। तो हमारी एक लैब है DYSL AI, फिर एक है क्वांटम टेक्नोलॉजीज पर, एक है कॉग्निटिव टेक्नोलॉजीज पर, तो ये बहुत, एक है स्मार्ट मटेरियल्स पर। तो वेरियस टाइप्स ऑफ सर्वेलेंस, रोबोटिक्स, इस पे सब चीज़ों पे ये यंग साइंटिस्ट लैब्स काम कर रही हैं। वो लोग इंडस्ट्री और एकेडमिया के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो साइज में तो छोटे हैं बट दे आर एबल टू वर्क विद द एनवायरनमेंट टू डिलीवर गुड रिजल्ट्स। सर रिजल्ट ओरिएंटेड ये भी है, जब जवान बॉर्डर पे होता है तो सबसे पहले कहते हैं कि इसके पास बुलेट प्रूफ जैकेट है या नहीं, इसके बाद वेपन सही है या नहीं। अभी AK-203 मास प्रोडक्शन की तरफ है, उसके साथ साथ DRDO के वेपन सिस्टम को लेकर, खासतौर पे जो स्मॉल आर्म्स हैं उसको लेकर, या फिर एमिनिशंस को लेकर, या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट पर हम कहाँ पर हैं अभी? बुलेट प्रूफ जैकेट पे हम रिसेंटली हम लोगों ने BIS लेवल 6 का डेवलप किया है, जो 10 kg सोल्यूशन है। पहले हमारा जो सोल्यूशन था वो BIS लेवल 5 प्रोटेक्शन देता था, अभी BIS लेवल 6 यानी 7.62 AP बुलेट का भी प्रोटेक्शन दे सकता है। स्मॉल आर्म्स में अभी क्षमता कंट्री में बहुत बढ़ गई है, इंडस्ट्री इटसेल्फ इज एबल टू डेवलप। तो ग्रेजुअली हम लोग स्मॉल आर्म्स का हमारा काम कम कर रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री में ये क्षमता आ गई है। अगर इंडस्ट्री खुद से ही डेवलप कर सकती है तो DRDO उस एरिया में नहीं जा रहा है आजकल, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड साइंटिस्ट हैं। तो हमारा फोकस इंक्रीजिंगली बढ़ रहा है टुवर्ड्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज। स्मॉल आर्म्स में अभी इंडस्ट्री खुद कर सकती है, तो ग्रेजुअली हम लोग इस एरिया से विड्रॉ कर रहे हैं। बट एम्यूनिशन पे काम हो रहा है, एस्पेशली फॉर लार्जर गन्स, नॉट द स्मॉलर। सर लार्जर गन की बात करते हैं तो जैसे अगर आप एग्जांपल देना चाहें तो 155 mm गन हो या 105 mm गन हो या 120 mm गन जो इसमें लगती हैं अपने टैंक्स में, उनका एम्यूनिशन पे पूरा काम हो रहा है। सर मास प्रोडक्शन बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन एक और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को मैच करने के लिए हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लद्दाख का 826 किलोमीटर हो या ओवरऑल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का 3488 किलोमीटर। उसके लिए DRDO एक सैनिक को वहाँ पर फ्यूचरिस्टिक सैनिक बनाने के लिए क्या क्या तैयारी कर रहा है? तो हमारे लाइफ साइंस क्लस्टर के जो लेबोरेटरीज हैं उनका हमने फोकस अभी शिफ्ट करके टेक्नोलॉजीज जो सोल्जर की सर्वाइवेबिलिटी हाई एल्टीट्यूड में बढ़ा सकता है, वो एरिया पे हम लोगों ने हमारे लाइफ साइंस लेबोरेटरीज को फोकस किया। तो उनके सारे नीड्स जो हैं, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, देन न्यूट्रिशन, सारा टेक्नोलॉजीज पे हम लोग का काम हो रहा है। फिर हम लोग ये एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग, तो जो भी रिक्वायरमेंट सोल्जर को होगी टू फाइट एट हाई एल्टीट्यूड, वो सारे टेक्नोलॉजीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। सर अभी तक अगर मैं आपको फाइनेंशियल ईयर या मतलब पहले का एक डेटा के हिसाब से देखूं तो कितना अभी ऑर्डर आपके पास ऑलरेडी है और फ्यूचर में आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि DRDO को लेकर बहुत सारी बातें भी कही गई और प्रधानमंत्री का खुद का फोकस बहुत क्लियर है DRDO को और देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। तो DRDO R&D ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग खुद का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। हम लोग जब सिस्टम डेवलप होता है तो उसको इंडस्ट्री को ट्रांसफ़र करते हैं और इंडस्ट्री को प्रोडक्शन ऑर्डर मिलता है जब MOD ऑर्डर प्लेस करता है। तो अब तक DRDO डेवलप सिस्टम्स का मोर देन 5,70,000 करोड़ का ऑर्डर हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स को मिल चुका है और मेरी पूरी उम्मीद है कि अगले 5 साल में ये मोर देन डबल हो जाएगा इसका, क्योंकि अभी हमारे सारे सिस्टम्स क्लोज टू मैच्योरिटी है।
तो अगले 5 साल में ये अमाउंट इजीली डबल हो जाएगा। सर, चूँकि इंटरव्यू लगभग ख़त्म की कगार पर है, मैं सिर्फ ये चाहूँगा कि अगर आप, क्योंकि ये ऐसा मौका है जब देश प्रधानमंत्री को लाल किले से सुन रहा है, एज ए DRDO चीफ आप क्या कहना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो आपको देख रहे हैं, DRDO की क्षमता को पहचान रहे हैं, कैपेबिलिटी को देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि जो जवान वहाँ पे खड़ा है उसके पीछे DRDO की भूमिका कितनी है? तो मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि ये 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है, मैं इतना ही कहूँगा कि DRDO की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि देश को आत्मनिर्भर ही नहीं बट एक टेक्नोलॉजी लीडर बनाने के लिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 10 साल में हम लोग ना ही आत्मनिर्भर ही नहीं बट टेक्नोलॉजी लीडर भी बनेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद बात करने के लिए बहुत बहुत महेश। शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।